और ये जो स्पेसएक्स मिशन है ये 2024 का अंतिम मिशन था इसरो का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस मिशन की कि भारत का जो लक्ष्य है 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, वो लक्ष्य भी इस मिशन के माध्यम से पूरा हो सकता है, क्योंकि इसमें तकनीक का यूज़ किया गया है। वो तकनीक कौन-सी है? डॉकिंग और अनडॉकिंग। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें अंतरिक्ष में कुछ भी चीज़ को ले जाना है, वहाँ पे ऐड करना है, उसे अलग करना है, वो तकनीक को डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक कहते हैं। और ये तकनीक भारत के पास आ चुकी है और भारत ये दुनिया का चौथा देश बन गया है ये तकनीक प्राप्त करने वाला। इसकी पहले तकनीक जो है यूएस से, रूस, चाइना के पास थी, अब भारत के पास आ चुकी है, ठीक है? इसलिए ये जो मिशन है, ये मिशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये जो अनडॉकिंग, डॉकिंग 2 वर्ड, ठीक है? चेज़र, टारगेट 3 वर्ड, ठीक है? इसका जो लॉन्चिंग का दिन, तारीख है ना, वो याद कर लेना, ठीक है? और ये किससे किया गया था लॉन्च? तो पीएसएलवी सिस्टम से लॉन्च किया गया था। दुनिया की पहली मिस एआई प्रतियोगिता 2024 में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में 1500 से अधिक एआई जनरेटिव मॉडल ने भाग लिया। मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर केंजा लेली ने यह खिताब जीता। केंजा लेली मनुष्य नहीं है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना है। केंजा लेली को मायरिम ने बनाया है। मायरिम जो है ये फिनिक्स एआई एजेंसी की संस्थापक है। 1991 को मनमोहन सिंह जब बजट पेश कर रहे थे, तो बजट पेश करते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा था, और वो वाक्य था, दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। और ये वाक्य इसलिए कहा गया था क्योंकि उदारीकरण का उस समय समय आ चुका था। हमें आज नहीं तो कल ये उदारीकरण को अपनाना ही होगा, इसलिए कल की बजाय हम इसे आज ही अपना लेते हैं। इस वाक्य को आप पेपर 4 में आराम से यूज कर सकते हो। बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के बारे में कहा था कि जब वो बोलते हैं तो दुनिया उन्हें सुनती है। एक्चुअली 2010 में टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह भारत ही नहीं अपितु दुनिया को एक बेहतरीन लीडरशिप दी है। मनमोहन सिंह भारत को वर्ल्ड पावर के रूप में आगे ले जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जब बोलते हैं खासकर आर्थिक मुद्दों पर, तो दुनिया उन्हें सुनती है। इसके साथ ही जो जापान के पूर्व पीएम हैं शिंजो आबे मनमोहन सिंह को अपना गुरु मानते थे, और यूरो क्राइसिस आने पर जर्मनी की चांसलर एंजल मार्केल ने मनमोहन सिंह से आर्थिक सलाह मांगी थी। 1991 में पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट में थे। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा था। पेट्रोल वाले ने कह दिया था कि हम तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते। जहाज वालों ने कह दिया था कि हम तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हें सेवा नहीं दे सकते। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान मनमोहन सिंह के हाथ में सौंप दी थी और मनमोहन सिंह से कहा था कि इस वित्तीय संकट से आपको उभारना है। तो मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और मनमोहन सिंह ने उस समय 300 करोड़ रुपए लेकर आए थे और उस 300 करोड़ रुपए से ही भारत में लगातार इतना विकास हुआ कि जब 2014 में मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, मनमोहन सिंह ने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी के आखिरी पैदान पर था और 15 दिन का मात्र पैसा था, और अब देश की कमान आपके हाथ में है और हम पीपी के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर हैं और आज दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों में से एक मनमोहन सिंह दुनिया में नहीं रहे। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की। इन्हें अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो जस्टिस वी रामास्वामी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले नोटबंदी, क्रिप्टो करेंसी जैसे अहम फैसलों में फैसला सुना चुके हैं और इनके साथ ही राष्ट्रीय बाल आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को सदस्य नियुक्त किया गया है। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा। विदिशा से संबंध किसका है? वो है प्रियंका कानूनगो का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में जो प्रियंका कानूनगो है, इनकी नियुक्ति हुई है, ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? एमपी के। तो वो है विदिशा, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले ये राष्ट्रीय बाल आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है प्रियंका कानूनगो की, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वो विदिशा से। हुआ क्लियर? देखना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रहरी कहलाता है। हुआ क्लियर? ठीक है। और यह एक सांवैधिक निकाय है। हुआ क्लियर? ठीक है। क्योंकि इसका गठन एक संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है और इस संसदीय अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
1993। हुआ क्लियर? ठीक है, इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उसका आंसर क्या होगा? ये एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन एक संसदीय समिति के तहत हुआ था। हुआ क्लियर? ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है दिल्ली में, और इसका जो गठन है वो हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान में कौन है? वो है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। हुआ क्लियर? और जब इसका गठन हुआ था 1993 को, तब भारत के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री, वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव, और जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये आपको क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? भोपाल से है। ठीक है, और ये देश के 9वें राष्ट्रपति है। तो क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो 9वें राष्ट्रपति थे। जो शंकर दयाल शर्मा है, इनका संबंध किस जिले से है? तो वो भोपाल जिले से, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? राष्ट्रीय मानव अधिकार के संरचना की। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट लिख लीजिए आप। देखना इसकी संरचना कैसी है। एक होता है इसमें अध्यक्ष, और जो 5 होते हैं ये होते हैं सदस्य, और जो 7 होते हैं ये होते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? तो वो होंगे 5 और 7 12 और एक 13 होंगे। हुआ क्लियर? क्वेश्चन ये भी आता है कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होंगे? तो वो होंगे 12। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें सामान्य सदस्य कितने होते हैं? तो वो 5 होते हैं, और कितने सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 7 होते हैं। 7 कौन से? एक होंगे एसटी आयोग के, एक होंगे एससी आयोग के, एक होंगे ओबीसी आयोग के, ठीक है, एक होंगे बाल आयोग के, ठीक है, एक कौन से होंगे? एक होंगे विकलांग आयोग के, और एक कौन से होंगे? एक होंगे महिला आयोग के। हुआ क्लियर? 1 2 3 4 5 6, और एक होंगे किसमें? अल्पसंख्यक के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं, 5 जो हैं इसके सामान्य सदस्य होते हैं, और एक इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ध्यान रखना, जो संरचना है यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए इसे भी आप याद कर लेना कि 7 होते हैं पदेन, 5 सामान्य, और एक अध्यक्ष। हुआ क्लियर? तो ये मानव अधिकार आयोग में जो वर्तमान नियुक्ति हुई है उसकी बारे में चर्चा थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है बॉल्ड ईगल की। बॉल्ड ईगल को अभी हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बॉल्ड ईगल को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी दर्जा मिल चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस बिल की मंजूरी दी है। पिछले 240 साल से बॉल्ड ईगल जो है अमेरिका के जो दस्तावेज हैं, जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, उसमें प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय पक्षी दर्जा मिल चुका है। जो बॉल्ड ईगल है, इसका प्राकृतिक आवास है उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, जिसमें कनाडा का अधिकांश भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरा महाद्वीप और उत्तरी मैक्सिको शामिल है। इसकी जो एज होती है वो 20 से 30 साल तक ये जीवित रहता है। यह जो बॉल्ड ईगल है, ये अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों की चोटी पर बनाते हैं ताकि जो इनके अंडे हैं सुरक्षित रह सके, और जो मादा बॉल्ड ईगल है, ये नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। आपसे क्वेश्चन इतना ही आएगा कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो वो है बॉल्ड ईगल। और किस सन से इसे आधिकारिक तौर पर प्रतीक के रूप में दस्तावेज में यूज किया जा रहा था अमेरिका में? तो वो किया रहा था 1782 से, यानी 1782 से अमेरिका के जो आधिकारिक दस्तावेज है उसमें बॉल्ड ईगल को प्रतीक के रूप में चिन्हित किया था। लेकिन 2024 में इसे यूएसए अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा या अखबार में पढ़ा होगा कि अभी वर्तमान में पीएम मोदी जी ने कुवैत देश की यात्रा की है, और कुवैत देश ने इस यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक मुबारक अल कबीर कबीर से सम्मानित किया। इसका अर्थ यह है कि पीएम मोदी को 20 देशों ने अपने देश में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, आपको ये 20 अवार्ड याद नहीं करना है, ओनली 2024 में जो अवार्ड मिले हैं, जिस देश से मिले हैं उन देशों के नाम और उन देशों ने जो सम्मान दिए हैं वो सम्मान का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि कुवैत देश हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कुवैत भारत साझेदारी। कुवैत देश जो है खाड़ी देशों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि 2023-24 में दोनों देशों में 10.47 अरब
डॉलर कारोबार हुआ है। इसलिए जितने भी खाड़ी देश हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत देश के लिए क्या? कुवैत देश। हुआ क्लियर? दूसरा पॉइंट, जो कच्चा तेल आता है भारत में, उसमें छठवां सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता कौन-सा देश है? वो कुवैत देश है। जो तेल ये आपूर्ति करता है भारत में कुवैत देश, उससे भारत देश में 3% ऊर्जा की ज़रूरत पूरी होती है। हुआ क्लियर? तीसरा पॉइंट ये है कि कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत में कुल कुवैत का जो निवेश है वो बढ़कर कितना हो चुका है? वो बढ़कर अब 10 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। इसलिए जो भारत देश के लिए खाड़ी देशों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है कुवैत देश, ठीक है? और वर्तमान में जो पीएम मोदी जी कुवैत की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम याद होना चाहिए आपको, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। हुआ क्लियर? ये अवार्ड याद होना चाहिए, ठीक है? किस देश का है तो वो भी याद होना चाहिए। अब हम उन अवार्डों को देख लेते हैं जो 2024 में पीएम मोदी जी को प्राप्त हुए हैं। भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। 2024 में ही रूस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियो। 2024 में ही नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है पीएम मोदी को, और अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइजर। और 2024 में ही डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हो चुका है, देश का नाम है डोमिनिका। हुआ क्लियर? और 2024 में ही एक अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस गुआना, और ये गुआना देश से प्राप्त हुआ है। हुआ क्लियर? और 2024 में ही बारबाडोसा देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। हुआ क्लियर? और अभी हाल ही में पीएम मोदी को कुवैत देश का अवार्ड प्राप्त हो चुका है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो ये जो 2024 के अवार्ड हैं, आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है? किस देश से हैं, कौन सा अवार्ड किस देश का है, ये याद होना चाहिए, ठीक है? और इन अवार्डों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं 3 अवार्ड। एक है रूस देश का अवार्ड, भूटान का अवार्ड क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, और एक कुवैत का। हुआ क्लियर? ये करंट का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मैं योगेंद्र मीमांसा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर है करंट का और आज हम चर्चा करेंगे खेल रत्न 2024 की, क्योंकि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के नाम घोषित हो चुके हैं इसलिए। और मुझे लगता है कि इस बार अगर यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी क्वेश्चन करेगा तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, वहां से ये क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला पॉइंट है मनु भाकर। आप सभी जानते हैं कि मनु भाकर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में 2 मेडल जीत के लाई हैं। हुआ क्लियर? इस पुरस्कार में थोड़ा सा विवाद उठ गया था और वो विवाद उठाया था मनु भाकर के पिता ने। मनु भाकर के पिता का कहना था कि जो खेल रत्न पुरस्कार है उसमें मनु भाकर के नाम का विचार नहीं किया जा रहा है। इस पर मंत्रालय ने जो बात कही वो बात पे आप गौर करना। जो मंत्रालय है उन्होंने सफाई में कहा कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, ये खुद नॉमिनेशन करते हैं। एक आवेदन होता है, एक आवेदन भरना होता है और उस आवेदन को भेजना होता है कहाँ पर? मंत्रालय के पास। और मंत्रालय जो है उसके बाद उस नाम पर विचार करता है। लेकिन जो मनु भाकर हैं उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, इसलिए हम उनके नाम पर विचार नहीं कर सकते। इसके बाद जो है मनु भाकर ने अपनी गलती स्वीकारी और जो आवेदन किया, आवेदन करने के बाद उन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये एक बात थी। ये जो बात है आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है? पहली बात हो गई। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड जो है इस बार 32 लोगों को मिला है। 32 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 32 लोग हैं, जो 32 खिलाड़ी हैं, उनमें से 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और संभवतः ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 32 खिलाड़ियों में से या फिर इतनी संख्या में पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसलिए अर्जुन अवार्ड की संख्या
और इसमें पैरा एथलीट की संख्या आपको दोनों याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये कर लिया है कि पैरा एथलीट कितने हैं 32 में से, कितने हैं 17 हैं। हुआ क्लियर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीत के लाया है। और जो प्रवीण कुमार है इन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीत के लाया है और इन्हें 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और दो खिलाड़ी याद रखना जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनमें से एक नाम आप जानते हो, वो है डी गुकेश। डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा 2024 का। डी गुकेश के बारे में विशेष बात यह है कि डी गुकेश जो है पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो डी गुकेश हैं विश्वनाथ आनंद के बाद खेल रत्न प्राप्त करने वाले चेस खिलाड़ियों में दूसरे खिलाड़ी हैं। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपके लिए। हुआ क्लियर। एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, वो है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में ही भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीत के लाया है। और इन्हीं की कप्तानी में एशियन चैंपियनशिप भी जीत के लाई थी भारत। किसके? हरमनप्रीत सिंह के। इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसमें से एक है मनु भाकर, आप जानते हो, दूसरे हैं डी गुकेश, तीसरे हैं प्रवीण सिंह और चौथे हैं हरमनप्रीत सिंह। हुआ क्लियर। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। और अगर आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य के जिन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है उन व्यक्तियों का, उन खिलाड़ियों का आपको नाम, खेल का नाम और संबंधित खेल आपको याद होना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक का नाम है कपिल परमार और दूसरी हैं रुबीना फ्रांसिस। कपिल परमार ने 60 किलो वजन में पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत के लाया है। वहीं पर रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीत के लाया है। हुआ क्लियर। और जो रुबीना फ्रांसिस है इनका जो निवास स्थल है वो है जबलपुर, और जो परमार हैं, जो कपिल परमार हैं, इनका जो निवास स्थल है वो है सीहोर। ठीक है। तो एमपी के 2 खिलाड़ी हैं जिनका एक का नाम कपिल है, जिनका संबंध सीहोर से है, और जो रुबीना फ्रांसिस है इनका संबंध किस जिले से है, वो जबलपुर जिले से है। आपको इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसकी जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जितने पॉइंट बताया आपको मैंने आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। हुआ क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स। मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है करंट का और आज हम चर्चा करेंगे स्पेस डेक्स मिशन की, क्योंकि कल यानी सोमवार को रात 9:58 पर इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है स्पेस डेक्स मिशन। स्पेस डेक्स मिशन का होता है कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। हुआ क्लियर। ठीक है। इस मिशन के माध्यम से भारत जो है अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट भेजेगा। हुआ क्लियर। इस मिशन के माध्यम से भारत जो है पूरी दुनिया को बता चुका है कि भारत ने एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। और वो नई दुनिया कौन सी है? वो नई दुनिया है अंतरिक्ष की। क्योंकि भारत जो है इस मिशन के माध्यम से जो तकनीक यूज की गई है उस तकनीक के अकॉर्डिंग अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में सफल होगा। ध्यान रखना ये मिशन का नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। जो डॉकिंग तकनीक होती है ये स्पेस में 2 सैटेलाइट को जोड़ने की तकनीक होती है। जैसे कि इस मिशन के माध्यम से, कौन सा मिशन? स्पेस डेक्स मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 सैटेलाइट भेजा जाएगा और 2 सैटेलाइट को वहां पे ऐड किया जाएगा। जो ऐड हो रहे हैं, जो एडिंग तकनीक है, इस तकनीक को ही बोलते हैं डॉकिंग तकनीक। अलग होने की तकनीक को बोलते हैं अनडॉकिंग तकनीक। ठीक है। ये तकनीक के माध्यम से वहां पे सैटेलाइट को ऐड किया जाएगा। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो अंतरिक्ष में हमें कुछ भी चीज ऐड करना है, सैटेलाइट को 2 को एक करना है, मर्ज करना है, उस तकनीक को बोलते हैं डॉकिंग तकनीक। और इस मिशन के माध्यम से ही वही एक्सपेरिमेंट कर किया जा रहा है। हुआ क्लियर। ठीक है। जैसे कि आप देखना कि इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन है, इसकी स्थापना के पहले पहले बात की गई थी 1984 में फंडिंग की यूएसए से, ठीक है। फिर 1998 को इसका पहला पार्ट जाता है अंतरिक्ष में और फिर उसके 1 महीने बाद दूसरा पार्ट जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। क्योंकि आप देखना जो स्पेस स्टेशन होता है उसे एक साथ ले जाना संभव नहीं है। इसलिए उसको पार्ट-पार्ट में ले जाया जाता है और वहाँ पे ऐड किया जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे बनता है अंतरिक्ष स्टेशन बनता है। जिस प्रकार से पृथ्वी में हम बनाते हैं घर, उसी प्रकार से हमें अंतरिक्ष में अगर कुछ बनाना है, सेटअप तैयार करना है, उस सेटअप तैयार करने के लिए हमें तकनीक चाहिए और तकनीक कौन-सी है? वो तकनीक है डॉकिंग अनडॉकिंग, ठीक है? और डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक जो है, इस तकनीक का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस मिशन के माध्यम से। मिशन कौन-सा है? वो मिशन है स्पेसडेक्स मिशन। हुआ क्लियर? सिंपल सी भाषा में ये है, ठीक है? अब जो ये मिशन के माध्यम से 2 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं पृथ्वी की निचली कक्षा में और वो 2 सैटेलाइट का नाम क्या है? एक का नाम है चेजर और एक का नाम है टारगेट। जो चेजर है वो टारगेट को ट्रैक करेगा और टारगेट अपनी ही जगह पे रहेगा और चेजर उसको ट्रैक करते हुए उसके पास जाएगा, उसके पास जाते से ही उसमें ऐड होगा और ये ऐड होने की तकनीक जो है ये कहलाती है डॉकिंग तकनीक। अब सिंपल सी बात ये है कि आपके मन में आ रहा हो क्वेश्चन कि इस तकनीक से क्या होगा? देखना इस तकनीक के माध्यम से जो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ये उसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी क्योंकि यहाँ से वो पार्ट भेज देगा और वो पार्ट जब भेजेगा तो वहाँ पे एडिंग करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब तक ये तकनीक जो है सिर्फ 3 देशों के पास थी। एक है यूएसए, एक है रूस, एक है चाइना। भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश बन चुका है जो ये तकनीक उसके पास आ चुकी है और इस तकनीक के माध्यम से भारत जो है अंतरिक्ष की ओर अपना कदम बढ़ा देगा, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर भारत यहाँ से कोई भी सैटेलाइट भेजता है, उसकी रिपेयरिंग करना हो, उसे ईंधन लग रहा हो या फिर उसमें कुछ ऐड करना हो, ये या कोई डाटा ट्रांसफर करना हो, ये सभी तकनीक जो है इस तकनीक के माध्यम से अंतरिक्ष में वो कर लेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत के जो मानव मिशन चल रहे हैं जैसे कि गगनयान हो गया, चंद्रयान हो गया, इनकी जो जटिलता है इसको इस तकनीक के माध्यम से उन जटिलताओं को सरल और सहज करने में आसानी होगी। हुआ क्लियर? ठीक है? तो ये था आपका कौन-सा स्पेसडेक्स मिशन। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्चिंग की। जो लॉन्चिंग की गई है, लॉन्चिंग की गई है पीएसएलवी-सी60 से। किससे? पीएसएलवी-60 से इसकी लॉन्चिंग की गई है। इसके माध्यम से 2 सैटेलाइट को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजा जाएगा और सैटेलाइट कौन से हैं? एक है चेजर और एक है टारगेट। टारगेट अपने स्थान पर रहेगा, चेजर उसे ट्रैक करेगा, उसके पास जाएगा, उसमें ऐड होगा, वो कहलाएगी तकनीक जो ऐड होगा, ये तकनीक कहलाएगी कौन-सी कहलाएगी? ये कहलाएगी डॉकिंग तकनीक कहलाएगी। हुआ क्लियर? अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो स्पेसडेक्स मिशन है, ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो उसका नाम है पीएसएलवी-सी60 के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन करेगा आपसे कि इस मिशन के माध्यम से कौन से 2 सैटेलाइट भेजे गए थे? तो उसका एक का नाम है चेजर और एक का नाम है टारगेट। हुआ क्लियर? टारगेट अपने स्थान पे रहेगा, चेजर उसे ट्रैक करके उसके बाद जाएगा, वो एडिंग होगा और जब ये ऐड होगा तो तकनीक कहलाएगी डॉकिंग तकनीक कहलाएगी और इस तकनीक का एक्सपेरिमेंट ही करा जा रहा है इस मिशन के द्वारा। और भारत ने इस मिशन के माध्यम से ये बता चुका है कि भारत ने एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। हुआ क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि जो इसरो की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 15 अगस्त 1969 को। जो इसरो की स्थापना की गई है वो की गई है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई है और इस मिशन के लिए जो पैसा सैंक्शन हुआ है वो पैसा है 124 करोड़। राउंड फिगर में बोल दीजिए 125 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, ठीक है? अब कई लोग बोलेंगे कि भारत को इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्यों है? तो जो इसरो के चेयरमैन हैं एम सोमनाथ ने बोला है कि इसरो कभी भी अगर ₹1 खर्च करवाता है सरकार से, तो इसरो उसके बदले ₹2.5 देता है। 2.5 पैसा देता है, यानी कि ₹2.5 देता है। सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में हमें 2.5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका हट जाता है। तो ये आपका सवाल क्लियर हो चुका है कि इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, एक्चुअली ये पैसा हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि एम सोमनाथ बोला है कि अगर सरकार से हम ₹1 खर्च करवाते हैं, तो सरकार को हम ₹2.5 कमा के भी देते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो स्पेसडेक्स मिशन क्या है, ठीक है? और ये जो स्पेसडेक्स मिशन है ये 2024 का अंतिम मिशन था इसरो का और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस मिशन की कि भारत का जो लक्ष्य है 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, वो लक्ष्य भी इस मिशन के माध्यम से पूरा हो सकता है क्योंकि इसमें तकनीक का यूज़ किया गया है, वो तकनीक कौन-सी है? डॉकिंग और अनडॉकिंग। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें अंतरिक्ष में कुछ भी चीज़ को ले जाना है, वहाँ पे ऐड करना है, उसे अलग करना है, वो तकनीक को डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक कहते हैं और ये तकनीक भारत के पास आ चुकी है और भारत ये दुनिया का चौथा देश बन गया है ये तकनीक प्राप्त करने वाला। इसकी पहले तकनीक जो है यूएसए, रूस, चाइना के पास थी, अब भारत के पास आ चुकी है, ठीक है? इसलिए ये जो मिशन है, ये मिशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये जो अनडॉकिंग, डॉकिंग 2 वर्ड, ठीक है? चेजर, टारगेट 3 वर्ड, ठीक है?
इसका जो लॉन्चिंग का दिन, तारीख है ना वो कर लेना, ठीक है? और ये किससे किया गया था लॉन्च? तो PSLV सिस्टम से लॉन्च किया गया था। तो इतने सारे कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में वनडे हो या फिर कोई यूपीएससी, पीएससी हो, आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएँगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।